मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे सभी बच्चों को। और आज हम जो एनएमएस का एक टॉपिक बचा था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज और कल में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका रेस है, आज ही पूरा पढ़ा देते, लेकिन अभी आपका इतना समय नहीं बचा क्योंकि कल प्रैक्टिकल है, तो इसलिए फिर वही काम करना है। इसलिए आपकी कुछ क्लास है, इसे देख लेते हैं। तंतु क्या होते हैं? देखो, किसी के पास अगर कपड़ा रखा हो तो ये आप देखिएगा, कभी कभी जैसे जो घर में रद्दी कपड़ा हो जाता है उससे निकालते हैं तो पतले पतले धागे निकलते, एक एक। कभी कभी आपके जो साड़ी माँ लोग पहनते तो एक पतला सा धागा निकल जाता है, कहने लगते इस धागे को काट दो तो साड़ी पूरी ख़राब हो। या साइड वगैरह में देखते हो बिल्कुल पतला धागा निकलता। तो धागों की क्या होती है, देखो पढ़ते हैं। धागे की ये पतली लड़ी और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। धागे की बिल्कुल पतली लड़ी होती है। तो तंतु क्या होते हैं? धागे की ये पतली लड़ी होती हैं जो मिलकर बनी होती हैं। हाँ, अब तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु होते हैं, एक मानव निर्मित तंतु। कुछ वस्त्र सूती, रेशमी, जूट के, ऊनी, जूट का बोरा देखा होगा आप लोगों ने, बोरा आता है एक। सूती वस्त्र देखे होंगे, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत ठंडक होते हैं। और ऊनी वस्त्र तो स्वेटर वेटर तो सभी पहनते होंगे, और सभी की घर पे माँ वगैरह सर्दियों में बुनाई उनाई करते। ये तंतु पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हाँ भैया, जो तंतु होते हैं, जो आप ऊन होते हैं, वो जंतुओं से प्राप्त होती है, कुछ पौधों से होती है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो जो जंतुओं से होगी उन्हें जांतव तंतु कहेंगे, और जांतव तंतु से ही जांतव रे से प्राप्त होंगे। तो कुछ वस्त्र सूती रेशमी से बनते हैं। याद रखो, केले के पत्ते एवं तने बाँस से भी, और तने केले के पत्ते एवं तने और बाँस से भी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अब दूसरा था मानव निर्मित तंतु। चलिए देखते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों जिसमें स्रोत पौधे व जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें मानव निर्मित तंतु। मतलब जिनका स्रोत, तंतुओं का जो स्रोत है, ना तो पौधे हैं और ना जंतु हैं, ना पौधे हैं और ना जंतु हैं, ना पौधे हैं और ना जंतु हैं, फिर भी उनका मानव द्वारा निर्माण किया जा रहा है। जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। तो याद रखना, जो मानव निर्मित हैं वो पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पेपर में सीधा पूछा जाए, निम्न में से मानव निर्मित तंतु कौन सा है, या मानव निर्मित रेशा क्या? क्योंकि तंतुओं से ही रेशे बनते हैं। आगे चलते हैं। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? तो कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म हो। मतलब काली मिट्टी हो और वायु थोड़ा गर्म का मतलब होता है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती हो। अब ये गर्मी कहाँ पड़ती है? आपका लगभग हम कह सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया है तो आप 1 मिनट सुन लीजिए। अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अभी हम बता दे रहे हैं आपको कहाँ होता है। देखिए, कहीं खाली पेज देखते हैं, कहीं नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इसी में देख लेते हैं। ये आपका गोला होगा, ठीक है। पृथ्वी है अपनी, ऐसे जो पृथ्वी है इसमें ऐसे 3 रेखाएं पड़ी हैं। मास्टर बताया होगा आपको, आप लोगों को याद नहीं हो, लेकिन नहीं बताए हैं तो हम देखते हैं, अभी आपको बता देते हैं। ये एक रेखा ये पड़ी, एक इसके बिल्कुल मध्य से पड़ी, और एक ऐसी पड़ी तो 6 गो हैं, लेकिन आपको ये 3 गो याद रखनी है। एक यहाँ है, एक यहाँ बिंदु होता है, ध्रुव बिंदु, उत्तरी बिंदु, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। लेकिन अभी उससे आपको क्या करना, आप 3 रेखा पढ़ लीजिए। शायद आपके शिक्षक ने पढ़ाई होंगी, नहीं पढ़ाई तो हम भी शिक्षक हैं, पढ़ लीजिए। ये जो नॉर्थ की तरफ होती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। हम पहले इसमें आ जाएं, ड्रॉ वाले कर्व होगा क्योंकि यहाँ करना पड़ेगा भैया। हाँ, ये ब्लैक यूज करते हैं। हाँ, हम आते हैं। ये होती है जो कर्क रेखा होती है। क्या होती है? कर्क रेखा। क्या होती है? कर्क रेखा। ये होती है मध्य में विषुवत रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो ये स्थान होता है ना, कर्क और मकर, क्योंकि भारत यहाँ स्थित है तो ये वाला स्थान गर्म होता है। ये जो भारत भैया स्थित है इसमें तो देखो, भारत का नक्शा कुछ ऐसे है। अब कमेंट बॉक्स में आपने इसको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती। तो ये जो नीचे वाला स्थान है ना, केरल, कर्नाटक, गुजरात वाला, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो सूर्य होता है वो इसी के बीच में घूमता रहता है। अच्छा, इनको जो चीज़ ये जिसको समझ में ना आ रही हो हमसे कक्षा के दौरान पूछ लेगा, हम बता देंगे, ठीक है। और बकाया तो नहीं तो जब ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तब तो बताएंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो
ऐसी जगह ही क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे जो कपास है उगाए जाते हैं। जैसे कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर ही उजले उजले रुई के समान देखा होगा, यहाँ लगे होते हैं बिहार में, लेकिन यहाँ कम होगा क्योंकि यहाँ काली मिट्टी नहीं, यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है। ठीक है, दिखाई देते जिन्हें कपास का गोला कहते हैं। ये आपको पठारी एरिया में, बुंदेलखंड हम लोगों के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे मिलना स्टार्ट। ओंठना क्या कहते हैं, देखिए ओंठना क्या होता है, साधारणतः पौधों से कपास को हाथ से चुना जाता है, इसके बाद बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग किया जाता है। इस क्रिया को ओंठना मतलब जो कपास होता है उसको पौधे से निकाल कर उसका रुई निकाल लेना क्या कहता है, ओंठना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ओंठना क्या होता है, तो साधारणतः पौधों से कपास को हाथों के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कपास के बिनौले, इसमें एक हल्की सी जैसे क्या कहते हैं आप लोग यार, बीच में बीज टाइप का होता है, जैसे गुठली बोलते हैं हम लोग, तो अथी आप लोग क्या कहेंगे इसको, नहीं आ रहा है सब, जैसे आम के अंदर होती है ना वही होती, तो उसको निकाल देते हैं, उसी को बिनौले से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास ओंठना कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओंठना कहते हैं। कपास की खेती गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देख रहे यूपी भी कहीं स्थान में नहीं है, यहाँ पे यूपी में हल्का फुल्का होता है, जैसे मतलब हम लोग मध्य प्रदेश तरफ जाते हैं, हम लोग होते हैं तो कोई का थोड़ी मोड़ी, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश, जैसे ही आप भारत में नीचे की तरफ जाएंगे दक्षिण की तरफ, वहाँ कपास की खेती की अधिकता मिलेगी। सर्वाधिक कपास उत्पादन में देखो गुजरात राज्य है, क्योंकि ये बता दिए क्यों है, गर्म क्षेत्र होने चाहिए और काली मिट्टी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है जूट या पटसन क्या होता है। पटसन तंतु को पटसन के पौधे से, जो पटसन तंतु होता है पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो पहला भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जो पटसन में है प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया, या तो जैसे जूट कहते हो या पटसन, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। हाँ, अब देखो इसका तो बिहार में काफ़ी प्रचलन है। बिहार के कटिहार जिले में, मधेपुरा में, सहरसा में, खगड़िया में, सुपौल में, दरभंगा में जूट अधिक उगाया जाता है। यहाँ पे जूट उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखिए भैया, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। जो रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। तो आपसे अगर पूछेगा कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसे कताई कहते हैं। कताई, हिंदी लिखना सीख लो रे तुम लोग। चलो आगे, कताई के लिए तकली का प्रयोग किया जाता है। हाथ से चलाने वाली कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है, मतलब हाथ से चलते उसे चरखा कहते हैं, बकाया तो तकली का प्रयोग करते ही हैं। आगे देखिए, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। चलिए आपको ये लीनियर पॉइंट पढ़ने हैं। जो करघे होते हैं, करघे लिखा काराघे, करघे या तो हाथों से चलने वाले होते हैं या मशीन से चलने वाले, सबको पता भी है, या तो हाथ से चलेंगे या मशीन से चलेंगे। गांधी जी ने चरखे का प्रचालन करने के लिए सूती वस्त्र चरखे से बुनना स्टार्ट किए थे। भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पेका आदि जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त की जाती। जो आप ऊन पहनते हो वो जंतुओं के बालों से होती है। जैसे अपने बाल होते हैं ऐसे भेड़ के बाल देखे होंगे। ऊँट, हाँ ऊँट राजस्थानी होता है, जो ऊँट अपना ठंडे एरिया में होता है, हिमाचल वगैरह में, वहाँ के ऊँटों की बात करें। इन जीवों के शरीर पर बाल ढके रहते हैं। ये बालों के बीच में वायु, जो बाल होते हैं भैया, आपको देखो सर्दी पड़ती है तो सर में सर्दी कम लगती है, और हम तो वैसे भी अपनी बड़ी बड़ी बियर्ड दाढ़ी रखे होते हैं, तो भैया ये सर्दी को दिन में और बढ़ा लेते हैं ताकि चेहरे पे भी सर्दी कम लगे। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि जो वायु होती है उसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं करती, ठीक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर से जाने से रोकती है। मतलब जो क्या होता है, ऊन होती है वो बाहर की हवा भीतर जाने से रोकती है। भीतर की हवा अगर, चूँकि हमारा शरीर जो 37 डिग्री 37.5 और 37 हमने बताया था डिग्री सेल्सियस पर रहता ही है, तो जो शरीर की गर्मी होती है उसको बाहर नहीं आने देती, और बाहर की गर्मी को, बाहर की ठंडक को अंदर नहीं जाने देती। यही उनका काम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंगोरा नस्ल की बकरियां अंगोरा ऊन देती हैं। प्रश्न बनेगा, अंगोरा नस्ल की बकरियां कौन सी ऊन देती हैं, तो भैया अंगोरा ऊन देती हैं। ये बकरियां जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंगोरा बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
पश्मीना शॉलें इन्हीं बकरियों से और मुलायम बालों पर फर से बनाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा पश्मीना शॉलें कहाँ बनाई जाती, तो इसी से बनाई जाती हैं। रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। पहले भी वही बताया था कि जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो जांतव रेशे कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अगर ये पूछेगा भैया जो रेशम का पेड़ होता है उसके रेशे भी कैसे होते हैं, कोकून से प्राप्त होते हैं। याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। रेशम से ऊन प्राप्त करने के लिए क्या होता भैया, जैसे रेशम है, आप रेशम से ऊन कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हमने बालों की कटाई की, ठीक है, ऊँट से बकरी से बाल उतार लिए, फिर उन बालों को उतार के उनकी धुलाई, सफाई और धुलाई की, फिर उसमें छटाई की, हटाया जो खराब चीज़ें, फिर बालों को सुखाया, सुखाने के बाद बालों को रंगा, रंग बिरंगे 1000 कलर, देखो ऐसे ये नहीं है, देखो ये सब कलर ही तो है, जो बताओ कौन सा कलर लें, ये ले लें, ये ले लें, देखो आने लगा कि नहीं, ये देखो ये इतना मोटा चलेगा तो पतला कर देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। हाँ, तो रंगाई होगी, रंगाई के बाद होगा रेशों को सीधा करके उसको सुलझाना। मतलब भाई जब बालों की कटाई कर लोगे, सफाई वफाई करोगे, छटाई डाई करोगे, सुखाओगे तो उलझ जाते, तो उन रेशों को फिर क्या करना, सुलझा के अलग करना। और आपने देखा जो ऊन का गुल्ला आता है वो बंधा हुआ आता है, उसे करना, फिर उससे बुनाई स्टार्ट हो जाती है। आगे चलते हैं। जो होता है ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है जो ऊष्मारोधी का कार्य करती है, जिसके कारण ऊनी कपड़े हमें गर्म रख पाते हैं। नोट, ऊन उद्योग के छटाई विभाग के कार्य में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संग्रहण किया जाता है, जिस कारण से इसे सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। जो ऊन उद्योग होता है इसकी छटाई में एक बीमारी हो जाती है एंथ्रेक्स नामक, कौन सी हो जाती है, एंथ्रेक्स नामक, जो जीवाणु द्वारा संक्रमण होता है, जिसके कारण से सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। आगे देखिए। रेशम, चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ है, बाद में रेशम को अन्य देशों में जिस मार्ग से पहुंचाया गया है उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। भाई चीन में हुआ, चीन ने इसे कई वर्षों तक क्या रखा, गुप्त रखा, लेकिन जब यात्री वगैरह पहुंचे तो ये प्रक्रिया बाहर लीक हो गई और जिस माध्यम से वो यात्री दूसरे देशों को बता गए उस मार्ग को क्या कहा गया, सिल्क रूट कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है, और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ये कल्चर में हम पढ़ा चुके हैं, ये कल्चर में हम पढ़ा चुके हैं। आगे देखो। रेशम कीट पालन का एक अपना चक्र होता है। क्या होता है, सामान्यतः कीट के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो मादा रेशम से कीट के अंडे बनते हैं जिनमें लार्वा निकलता है। अंडे से क्या बनता है, लार्वा बनता है, और लार्वा शहतूत की पत्तियां खा के क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं जो कठोर होता है, और रेशा बनता है। ये उसी पदार्थ में क्या होते हैं, गोले के अंदर होते हैं। यही रेशे का जो कठोर आवरण होता है कोकून बनता है। तो हम सीधा कह सकते हैं पहले अंडा होगा, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, अंडा होगा, जो अंडा होगा, अंडा से भैया क्या बना, लार्वा बना, और लार्वा से क्या बना तुम्हारा, लार्वा से क्या बनेगा, कोकून बनेगा। क्या होगा, लार्वा से कोकून। तो अरे कहाँ गया भाई लिखने वाला, अच्छा, अंडा, लार्वा, इससे फिर बनेगा कोकून। क्या बनेगा, कोकून, और कोकून से फिर क्या बन जाएगा, रेशा। तो 3 चरण ये हो गए। यह जो रेशा होता है आवरण कोकून को कहलाता है, और पूर्ण विकसित होकर कोकून तोड़कर कीट बाहर आ जाता है। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। क्या होता है, कोकून से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से रेशम बनता है। एक आप लोगों के लिए चेतावनी आपकी बुक में दी है। सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। 4000 रासायनिक तत्व और 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। इसलिए हम कहेंगे जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र, जो भी बंधु हमारी वीडियो को देख रहा है, आप नशा मुक्त रहिए। नशा एक ही होना चाहिए, कामयाबी का नशा होना चाहिए। इतनी कामयाबी करो, इतनी कामयाबी हासिल करो कि जब माँ बाप तुम्हारे किसी दुकान में सौदा खरीदने जाएं तो उन्हें प्राइस का टैग ना देखना पड़े। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीब में गुजरे, आप गरीब मर जाएं, ये आपकी गलती होगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।